आप देख सकते हैं हम सेंसिटिविटी एनालिसिस को डिस्कस कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा था ये सेंसिटिविटी जो एनालिसिस है ये टू वेरिएबल अभी हमारी डिस्कशन चल रही है ग्राफिकल वे में। तो आपको पता है कि ग्राफिकल मेथड टू वेरिएबल प्रॉब्लम को ही कवर करता है। तो हम ग्राफिकली ऑब्जर्व करना भी थोड़ा सा आसान है और हर चीज नजर आ रही होती है तो आपको नजर आ सकता है कि हो क्या रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोएफिशिएंट्स हैं, मैक्सिमाइजेशन के केस में प्रॉफिट हो सकता है और मिनिमाइजेशन के केस में कॉस्ट हो सकती है, प्राइस हो सकती है, उनको फ्लक्चुएट करके उनको वेरी देखा था उस किस रेंज तक हमारा मॉडल सही तरह से वर्क करता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ये हमारे ये कोएफिशिएंट की रेंजेस क्या है, इसकी रेंज क्या है, कितना आपको याद होगा 2 से 6 तक इसको वेरी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था ऑप्टिमल सोल्यूशन में। और इसको 3.3 आई थिंक 10/3 था, 3.3 से आप 10 तक अगर वेरी करें तो फिर भी आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन वही था x1 = 3 और x2 = 1.5। उस पर कोई फर्क नहीं। हाँ, ऑब्जेक्टिव वैल्यू जरूर चेंज होगी, जाहिर है ये जब चेंज होंगे, ये अगर x1 और x2 फिक्स्ड हैं 3 और 1.5, ये चेंज होंगे तो ऑप्टिमल वैल्यू तो चेंज होगी, यानी प्रॉफिट है तो वो वेरी करेगा और अगर कॉस्ट है तो वो वेरी करेगी। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो चेंज नहीं होता था। तो हमने यही देखा था कि उसको चेंज किए बगैर हम ऑब्जर्व करना चाह रहे थे कि ये प्रॉफिट किस हद तक वेरी कर सकते हैं। इसका एडवांटेज मैंने आपको ये बताया था कि अगर शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी आ जाती है इन कोएफिशिएंट्स में, मीन कोई चीज इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ता है, डॉलर की प्राइस रेज होती है तो ये वेरिएशंस आएंगी। तो उस वेरिएशंस को बिजनेसमैन कैसे हैंडल करेगा, तो वो उसका सेंसिटिविटी एनालिसिस करके रखा होता है। यानी ये जो हम सेंसिटिविटी एनालिसिस कर रहे हैं इसका टाइम देखें ना, तो अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ये गाइडलाइन दी गई है, ना ही कोई प्रोडक्ट बन रही है। आपने मॉडल फॉर्मुलेट कर लिया अभी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, मॉडल फॉर्मुलेट करके उसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके ये भी देख लिया कि हमें x1 डेली, एक्सटीरियर पेंट था x1 डेली कितना प्रोड्यूस करना है, वो सॉल्यूशन ने बताया था 3 टन्स। x2 कितने टन्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, 1.5 टन्स। तो ये हमें पेपर पे बैठ के ये जब फॉर्मुलेट किया पहले, फिर हमने उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये इंफॉर्मेशन आ गई। और अभी भी सेंसिटिविटी एनालिसिस भी ये प्रोडक्शन से पहले ही किया जा सकता है। यानी आप टेबल पे, आपको सॉल्यूशन तो पता ही है, मॉडल भी आपके सामने है, जब ग्राफिकली सॉल्व किया वो पिक्चर भी आपके सामने है। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस भी प्रोडक्शन से पहले किया जा सकता है और वही आप एज्यूम कर लें हम प्रोडक्शन से पहले ही कर रहे हैं। यानी अभी सिर्फ हमें ये पता चला है ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा इस मॉडल का क्या है, x1 3 टन्स, x2 1.5 टन्स। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस में हमने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन थी वो ये थी कि हमने ऑब्जर्व कर लिया कि अगर ये वेरी करते हैं कोएफिशिएंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, तो ये कितनी वेरिएशन तक एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हमें नहीं पता जब हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, जब हमारी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी, हमें नहीं पता कि डेली, जाहिर हमने रॉ मटेरियल खरीद के ही वो प्रोडक्ट बनानी होती है, तो वो रॉ मटेरियल उसके रेट चेंज होते रहते हैं और डॉलर की प्राइस, इवन गोल्ड की प्राइस, तो उनके जो अनसर्टेनिटी है, जो शॉर्ट टर्म, तो मैंने कहा था शॉर्ट टर्म जो अनसर्टेनिटी है उसको सेंसिटिविटी एनालिसिस के जरिए एनालाइज किया जा सकता है। तो पहले से ही उसकी पिक्चर सामने रखी जा सकती है। तो हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस जो लास्ट टाइम किया था, पिक्चर हमें मिल गई कि जो आपका ये जो प्रॉफिट है एक्सटीरियर पेंट का, ये 2 से 6 तक अगर वेरी कर जाए तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है वो 3 टन्स डेली बनाता रहे, वो 1.5 टन्स इंटीरियर पेंट डेली बनाता रहे, ये वेरिएशन अगर 2 से 6 तक है और ये 3.3 से 10 तक अगर वेरिएशंस आती हैं तो हमारा
प्रोडक्शन यूनिट को कोई गाइडलाइन जो हमने शुरू में दी हुई है कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो देखें इस हद तक हमें इससे इंफॉर्मेशन मिल रही है जी। यहां तक जो मैंने रिवीजन करवाई है, रिव्यू करवाया, क्लियर पॉइंट? स्टार्ट करें नेक्स्ट। यस सर। अब जो दूसरी पिक्चर है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आप जरा देखिएगा मैं करना क्या चाह रहा हूं। सेकेंड स्टेप सेंसिटिविटी एनालिसिस का ये जो राइट हैंड साइड है ये भी कांस्टेंट्स होते हैं, इनको किस हद तक वेरी किया जा सकता है। पहले हमने देखा था ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट है इसको मिनिमम और मैक्सिमम रेंज इसकी क्या थी, और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज हमने तो 5 पे मॉडल किया हुआ है, ये 4 पे किया हुआ है, लेकिन हमने देख लिया मिनिमम क्या होगी और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या सेट कर सकते हैं, और इसी तरह ये भी मिनिमम और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या सेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमने ये जो राइट हैंड साइड है, अगर मैं इस कंस्ट्रेंट को लूं तो मैं इस 24 को देखूंगा। 24 तो करंटली जब मॉडल किया है तो उसने 24 सेट कर दिया। ये क्या था? M1 की कंस्ट्रेंट थी, आपको याद होगा। ये मॉडल मैंने शुरू से ही, मैंने आपको शुरू क्लास से ही कहा हुआ है कि इस मॉडल को हमने थ्रू आउट लेके चलना है और आपको इसकी हर कंपोनेंट का पता होना चाहिए। तो ये आपको याद होगा ये M1 से रिलेटेड कंस्ट्रेंट है और ये M1 की डेली अवेलेबिलिटी है 24 टन्स, और M1 दोनों पेंट्स के अंदर किस तरह से यूज हो रहा है, ये यूजेज है, यूजेज ऑफ M1 इन 2 प्रोडक्ट्स, एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट। अब आपने आज के लेक्चर में हम ये कहेंगे कि राइट हैंड साइड पे जो फिक्स्ड कांस्टेंट है वो किस हद तक वेरी कर सकता है, और इस किस हद तक वेरी करे कि हमें रीमॉडल ना करना पड़े, अपना डिजाइन ना चेंज करना पड़े। वही प्रॉब्लम जो एक दफा बन गया उसी को ही लेकर हम चलें, और ये आज का टॉपिक है। इधर राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये 2 मार्केट डिमांड्स हैं और ये आपकी रिसोर्सेस है, तो रिसोर्सेस पे ही हम अप्लाई करके इस टॉपिक को मैच्योर करेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो एक्चुअली अगर हम M1 को चेंज करते हैं, ये ऐसे ही है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ बात करना चाहूंगा, जरा थोड़ा सा करने से पहले उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। वो ये कि अगर हम M1 को चेंज करते हैं, हमें ज्यादा अवेलेबल हो, तो बताइएगा ऑप्टिमल सोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ेगा? अभी भी वो X1 3 टन्स होगा और X2 1.5 टन्स होगा? बताइएगा। नो सर। ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी एक मटेरियल की ज्यादा है तो उसने प्राइस होना है उन दोनों पेंट्स के अंदर, तो डेफिनेटली आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। ऑप्टिमल वैल्यू तो पहले ही चेंज हो रही थी प्रीवियस टॉपिक में भी, अब आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। तो अब आप देखें, आप इसको इंक्रीज करोगे तो मे बी नहीं बल्कि मस्ट बी कि ये आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? आपके ये जब इंक्रीज हो जाएंगे तो ओवरऑल, अभी हम इसकी चेंज पे नहीं बात करें, ये 5 ही है ये 4 ही है, वो तो हमने प्रीवियस टॉपिक में कर लिया, अब उसको इधर डिस्कस नहीं करना। इधर हमारे लिए ये 5 है, ये 4 है, ये फिक्स्ड है। हमने इसको इंक्रीज किया अवेलेबिलिटी को, तो डेफिनेटली हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं X1 और X2, ये 3 टन्स, ये 1.5 टन्स, इनमें चेंज आएगी, ये इंक्रीज करेंगे और उस इंक्रीज की वजह से हमारे पास प्रॉफिट भी इंक्रीज कर जाएगा। और अगर हम अवेलेबिलिटी को डिक्रीज करें 24 टन से नीचे कर जाएं तो डेफिनेटली ये ऑप्टिमल सोल्यूशन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो जो प्रोड्यूस हो रहा था डेली पहले उससे कम प्रोड्यूस होगा तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो आप इसमें करना क्या चाह रहे हैं? ये जो सेंसिटिविटी एनालिसिस हम राइट हैंड साइड पे अप्लाई कर रहे हैं, देखिए 24 से हम इंक्रीज क्यों करेंगे, डिक्रीज क्यों करेंगे, और एक क्वेश्चन है 24 क्यों फिक्स्ड किया हुआ है। ये 24 जब हमने मॉडल बनाया तो हमने कहा हमारे लिए ये 24 यानी अवेलेबिलिटी ये है, 2-3 फैक्टर्स हो सकते हैं, फिर जहां से हम ले रहे हैं वो हमें 24 ही दे सकते हैं, इसलिए हमने ये कंस्ट्रेंट डेली अवेलेबिलिटी कहा कि 24 टन हो सकती है। इसलिए हमने ये जब मॉडल बनाया था तो हमने कहा था हमारे पास अवेलेबिलिटी M1 की क्या है 24 टन, मींस
या तो जहां से हम ले रहे हैं वो हमें 24 ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, या फिर हमारे लिए जो हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने जो परचेस करना है, हमारी कैपेसिटी 24 टन से ऊपर नहीं है। दो चीजें हो सकती हैं, तो तभी हमने 24 पे मॉडल किया था। लेकिन अब हमने देखना है कि अगर किसी दिन 20 जो उधर से हमें 24 टन का एग्रीमेंट है उनसे, तो उधर उतना प्रोड्यूस ना हो, कम मिले हमें, जाहिर है बिजनेस तो करना है, तो उस कम की देखना है कि उस कम पे हमारे मॉडल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने वो रेंज देखनी है जिसमें मॉडल पे फर्क ना पड़े। मॉडल पे फर्क ना पड़ने का मतलब ये नहीं है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज ना हो। मॉडल पे फर्क पड़ने का मतलब है आपको ये सारा का सारा मॉडल रीमॉडल ना करना पड़े, रीडिजाइन ना करना पड़े। क्यों? सारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई हो रही हैं, अल्लाह अल्लाह करके सेटिस्फाई करवा के हमने उसको सॉल्व कर लिया था, तो वो उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, सारी मार्केट डिमांड भी सेटिस्फाई हो और ये भी जो रिसोर्सेज मटेरियल M1 और M2 की कंस्ट्रेंट्स हैं ये भी सेटिस्फाई हो। इन फोर का सेटिस्फाई होना जरूरी है। ये अगर सेटिस्फाई होती हैं, इट मींस हमारा जो सोल्यूशन है वो फिजिबल है और फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और ऑप्टिमल सोल्यूशन भी एग्जिस्ट कर सकता है। वो ऑप्टिमल सोल्यूशन पहले $21,000 था, याद होगा आपको। इसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू 21 हमने निकाली थी ग्राफिकल मेथड से भी और सिंप्लेक्स अलजेब्राइक वे में भी हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। लेकिन हम कह रहे हैं कि कंस्ट्रेंट सारी की सारी सेटिस्फाई करें और जाहिर है ऑप्टिमल वैल्यू चेंज होगी, हमें उससे नहीं, जाहिर है कम मटेरियल मिलेगा, प्रोडक्ट कम बनेगी तो हमें प्रॉफिट भी कम मिलेगा, ऑप्टिमल वैल्यू भी कम मिलेगी। और अगर किसी टाइम पे हमारी अफोर्डेबिलिटी भी है और हमें उधर से भी 24 टन से ज्यादा मिल सकता है, तो अगर हम वो ले लें तो उस पे भी देखना है कि क्या चेंजेस है। तो मतलब ये कि 24 इतना ना ज्यादा हो जाए कि हमारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई ना कर सके। अगर हमें देखें, हमें ये तो पता चल गया है कि M1 मटेरियल को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। तो कौन बिजनेसमैन ये चाहेगा कि उसका प्रॉफिट इंक्रीज ना हो? वो अगर अफोर्ड भी कर सकता है और उसको मटेरियल M1 ज्यादा मिल भी सकता है तो वो ज्यादा में मॉडल करेगा, ज्यादा प्रॉफिट लेगा। लेकिन देखें, कभी भी आइडियली तो ये ट्रू है, रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप M1 मैक्सिमम उठा लें। आपकी कंस्ट्रेंट्स हैं, उन कंस्ट्रेंट्स में मार्केट डिमांड है, उन कंस्ट्रेंट्स में आपकी दूसरी रिसोर्स भी है M2 और M1, सबको सेटिस्फाई करना जरूरी है। किसका दिल चाहता है प्रॉफिट ना ले, लेकिन प्रॉफिट रीजनेबल यानी फिजिबिलिटी के अंदर ही मिलेगा। तो इसलिए आज हमने ये ऑब्जर्व करना है कि ये मैक्सिमम कितना इंक्रीज हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है, वो फिजिबिलिटी को मेंटेन करते हुए ये फोकस है कि फिजिबिलिटी अगर मेंटेन नहीं होती फिर तो बात ही फिजूल है। तो ये देखें, अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हमने स्टार्ट ही नहीं किया, हमने मॉडल बना लिया, पेपर पे सॉल्व कर लिया, टेबल पे सेंसिटिविटी एनालिसिस में प्रॉफिट की वेरिएशंस देख ली टेबल के ऊपर, और अब टेबल के ऊपर ही हम देख रहे हैं कि ये M1 रिसोर्स और इसी तरह दूसरी M2 रिसोर्स को भी हम देखेंगे तो कितना वेरी कर सकते हैं, मिनिमम कितना रख सकते हैं और मैक्सिमम, ये हम करना चाह रहे हैं। जी बताइएगा, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं? जी जी उसामा जी हैंड रेस किया, जी बताएं। सर जब ग्राफ के अंदर हम वैल्यूज चेक कर रहे होंगे तो कि इससे आगे हम जा नहीं सकते मिनिमाइज में मैक्सिमम ऑप्टिमल पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो वो वैल्यूज हम खुद पुट कर रहे होंगे जो एक खुद से लाइन हम लगा रहे होंगे? नहीं, अभी वो तो सारा हमने करके देखना है, उसको ना अभी परेशान ना हो, वो सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। सिर्फ ये बताएं, ये वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। मैंने कहा अवेलेबिलिटी चेंज हो सकती है और उस पर प्रॉफिट भी वेरी करेगा। ये सेंस समझ आई है? सिर्फ इतनी बात बताएं। जी सर। जी, तो बाकी हम अभी इसको ग्राफिकली हर चीज को विजुलाइज करेंगे, चेक करेंगे। जी अभी अच्छा एक चीज और है, हमने देखना पता क्या है, ये M1 कितना इंक्रीज कर सकते हैं और कितना डिक्रीज कर सकते हैं। अगर M1 जितना इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिट तो चेंज होगी ना, तो हमने इसको इंक्रीज करके प्रॉफिट देखनी है
मैक्सिमम इंक्रीज पे क्या प्रॉफिट है, मिनिमम पे देखनी है M1 मिनिमम क्या हो सकता है उस पे प्रॉफिट देखनी है। तो वो जो प्रॉफिट में जो चेंज है जरा नोट कीजिएगा, मैंने M1 की मैक्सिमम लिमिट देख ली, यहां तक ये वेरी हो सकता है ताकि फिजिबल भी रहे, फिजिबल स्पेस सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करे। मैक्सिमम देख लिया इतना लेके जा सकते हैं, मिनिमम भी देख लिया इतना लेके जा सकते हैं, और साथ ये भी देख लिया कि मैक्सिमम पे कितना प्रॉफिट होगा ये भी देख लेंगे, और मिनिमम पे कितना प्रॉफिट होगा। अगर हमें मैक्सिमम M1 की मैक्सिमम वैल्यू पे प्रॉफिट का पता चल जाए और M1 की मिनिमम वैल्यू पे प्रॉफिट पता चल जाए, उन दोनों प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी चेंज लेके आएंगे, मैक्सिमम M1 पे प्रॉफिट माइनस M1 जो मिनिमम है उसके ऊपर प्रॉफिट, उसमें जो चेंज है डिफरेंस है उसको अगर मटेरियल की क्वांटिटी के डिफरेंस से डिवाइड कर दें तो हमें 1 टन मटेरियल के ऊपर जितनी प्रॉफिट चेंज हो रही है वो मिल जाएगी। यानी मैक्सिमम पे प्रॉफिट लिया M1 मैक्सिमम करके जहां तक हो सकता है, मिनिमम पे प्रॉफिट नोट किया, वो जो प्रॉफिट की चेंज है डिफरेंस उसको अगर मटेरियल की क्वांटिटी के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट M1 1 टन M1 पे जो आपका प्रॉफिट में वेरिएशन आ रही है यानी इसकी प्रॉफिट में जो कंट्रीब्यूशन है वो पता चल जाएगी। इस पॉइंट का बताएं, ये पता चला आपको? अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, सिर्फ इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना। जी सर आगे। अच्छा, इसको सिर्फ अभी माइंड में रखें और आगे जाके हम हर चीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो अब आप देख लें असल में आप इस स्टेप में करना क्या चाह रहे हैं, वो जो चेंज है प्रॉफिट में और उसको डिवाइड करेंगे मटेरियल की चेंज से, तो हमें 1 टन M1 की जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट के अंदर वो नोट कर लेंगे हम। ये मैं वो नहीं बात कर रहा हूं, वो जो प्रॉफिट आएगी फर्ज करें वो $1000 आती है, 21,000 तो पहले प्रॉफिट था। तो कहने का मकसद ये है, अगर मैं इस पिक्चर इस प्रॉब्लम में मैं बता देता हूं, 1 टन M1 की जो कंट्रीब्यूशन है प्रॉफिट के अंदर वो $750 है। तो पहले था $21,000, 750 1 टन की कंट्रीब्यूशन होगी उसके अंदर। उसका मतलब पता क्या है, उसका मतलब ये है कि अगर हम 1 टन इंक्रीज कर दें, 24 अभी है, 24 पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है जरा बताइए, 24 पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है? आपने सॉल्व किया हुआ इस प्रॉब्लम को? आपकी जी ऑप्टिमल जी क्या थी? अभी मैंने बताया भी है, कोई स्टूडेंट बताए? 21 थी जी, आपने ग्राफिकली भी सॉल्व किया हुआ था और अलजेब्रा भी। क्लियर है पॉइंट? जी सर। तो ये 21,000 था, मैंने आपको बताया था इसका 1000 मल्टीप्लाई करने। 1 टन अगर और हम ले इस मॉडल के अंदर ऐड कर दें, 24 से कर दें 25, 1 टन ऐड किया तो प्रॉफिट कितना होगा? हमने 1 टन पे निकाला है 750, तो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 21,000 में $750। और अगर हम 1 टन कम कर दें यानी 24 अवेलेबल है तो M1 कितना कर दें 23, तो प्रॉफिट कितना होगा? 21,000 पहले था, अब क्या होगा? सर 20,900 वो सॉरी 750 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा। अच्छा ये देखिएगा, ये जो M1 हमने निकाला है ना 750 ये M1 की प्राइस नहीं है, हमने परचेज जहां से करना है ये वो नहीं है कि 1 टन M1 की ये प्राइस है, बल्कि ये है कि 1 टन आपका मटेरियल M1 आपको इतना फायदा दे रहा है, उसकी वर्थ हमारे लिए बिजनेस में ये है। क्योंकि जब बिजनेस मॉडल किया उसी के ऊपर आपने ये कैलकुलेशन करके निकालोगे ना, तो वो 1 टन M1 की आपके लिए क्या वर्थ है, आपके बिजनेस में कितना आपको वो आपके लिए बेनिफिशियल है, बिजनेस में क्या वो दे रहा है, आपके प्रॉफिट में क्या चेंज आ रही है, ये M1 वो वर्थ है। तो हम कह सकते हैं ये जो 750 है ये M1 की यूनिट वर्थ है, आपकी M1 की यूनिट वर्थ है। यूनिट वर्थ मीन 1 टन M1 आपको क्या फायदा दे रहे हैं, कह सकते हैं, बताएं। M1 की
यूनिट वर्थ का पता चल गया कि ये $750 आपको प्रॉफिट। आपने जो जिससे परचेज करके आना है, मैं लास्ट पे उस पर बात करूंगा, उसको तो पता ही नहीं है कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल। उसने अगर आपको सेल करना है, उसने तो अपने हिसाब से देखा है कितने का उसके पास मटेरियल आया, कितना आपको उसने बेचना है। हो सकता है वो आपको $600 में 1 टन आपको M1 बेच रहा हो, उसे तो नहीं पता, लेकिन आपको पता है। आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस करके ये फिगर सामने लेके आनी है कि ये आपके लिए $750 आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आइए अब देखते हैं ये 750 कैसे हम निकालते हैं। आई थिंक आपको पता चल गया। ये जो सेकंड पार्ट है सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये है यूनिट वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। M1 आपकी रिसोर्स है, आपने उसकी यूनिट वर्थ कैलकुलेट करनी है कि 1 टन के ऊपर वो कितना बेनिफिशियल है, आप वर्थ क्या है उसकी। तो आज का टॉपिक है यूनिट वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। तो हमने पहले M1 देखेंगे, फिर M2 देखेंगे। तो अभी हम उस स्लाइड के ऊपर चले जाते हैं। ये स्लाइड तो पहले हमने कर ली थी, 37 स्लाइड्स तक आई थिंक हम चले गए थे। जी, ये आपका सेकंड पार्ट है सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये देखिए मैंने टाइटल क्या दिया, यूनिट वर्थ ऑफ ए रिसोर्स, और प्रीवियस का टाइटल था आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की चेंजेस को चेक करना। अब है यूनिट वर्थ ऑफ ए रिसोर्स। पहले ही हमें पता है हम करना क्या चाह रहे हैं, हम मटेरियल M1 की यूनिट वर्थ देखना चाह रहे हैं। और यूनिट वर्थ कैसे मिलेगी, हमें M1 को देखना है मैक्सिमम कहां तक लेके जा सकते हैं ताकि फिजिबिलिटी मेंटेन रहे, और M1 को कितना मिनिमम कर सकते हैं। वो दोनों चेंजेस अगर हमें मिल जाएं ग्राफ के अंदर, वो हमें पॉइंट्स मिल जाएं, तो हम उन पॉइंट्स के ऊपर प्रॉफिट देख लेंगे कि मैक्सिमम M1 के ऊपर प्रॉफिट क्या है, मिनिमम M1 के ऊपर प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट की चेंज डिवाइडेड बाय M1 की चेंज, वो आपकी यूनिट वर्थ निकल आएगी। तो यूनिट वर्थ निकालने से पहले हमें देखना है M1 मैक्सिमम कितना वेरी कर सकता है। तो जरा देखिएगा, ये कंस्ट्रेंट बता सकते हैं कौन सी है, ये वाली 6x1, यही है ना M1 रिसोर्स। ये M1 कंस्ट्रेंट है सर। अब आपको मैंने बताया था जो कंस्ट्रेंट है जिसकी राइट हैंड साइड है, इसको अगर चेंज करें तो ये लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता, बल्कि ये पैरेलल स्लाइड करती है। याद आया आपको, किसी वक्त ये डिस्कस हुआ था? जी सर। तो आपका स्लोप इनसे चेंज होता है, इन कोएफिशिएंट से, वो हम कर चुके हुए हैं प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने राइट हैंड साइड को देखना, अवेलेबिलिटी, कि M1 24 अवेलेबल है, मैक्सिमम कहां तक लेके जा सकते हैं और मिनिमम कहां तक। तो इट मींस हम इसको जब इंक्रीज करोगे तो ये लाइन पैरेलल स्लाइड करेगी, और हमने देखना है कि फिजिबिलिटी डिस्टर्ब हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई इट मींस हमने और इसको इंक्रीज करना है और पैरेलल स्लाइड करना है। उस वक्त तक पैरेलल स्लाइड करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, जब तक फिजिबिलिटी डिस्टर्ब नहीं होती। जहां पे फिजिबिलिटी डिस्टर्ब हुई उससे पिछले वाले पॉइंट पे रुक जाएंगे कि ये है मैक्सिमम, और इसी तरह हम मिनिमम की तरफ जाएंगे। जी क्लियर हो गया क्या करना चाह रहे हैं? जी सर। मैं अभी रफ कैलकुलेशन ले रहा हूं। ये 24 पे है ये लाइन, मैंने 28 कर दिया। अभी ये एग्जैक्ट 28 पे ये लाइन नहीं है, तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कि अगर 24 से इंक्रीज करोगे तो लाइन ऊपर स्लाइड कर जाएगी। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ग्राफ आप कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंट होगा। तो मैंने ऐसी जस्ट आपको बताने के लिए कि लाइन इधर स्लाइड की। आप जरा नोट कीजिएगा, फिजिबल स्पेस जो है वो भी चेंज हो रही है। अब देखें, ये पहले था, सॉरी, ये देखें, ये रीजन जब इंक्रीज करोगे तो ये लाइन इधर आएगी, जब लाइन इधर आएगी तो ये लाइन के इस साइड पे फिजिबल स्पेस होती थी, और जब लाइन ये इधर कर जाएंगे तो ये फिजिबल स्पेस चेंज होगी। अब देखें, जब लाइन इधर आ गई तो ये भी इसका फिजिबल, और ये रीजन थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, शेडेड। सामने ऑब्जर्व किया आपने, बताइएगा। यस सर। और इसमें अभी भी सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही हैं, क्योंकि ये जो कंस्ट्रेंट थी इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसके स्लाइड करने से। ये कंस्ट्रेंट एक थी मार्केट डिमांड में, कोई फर्क नहीं पड़ा स्लाइड करने से। ये जो कंस्ट्रेंट है उसका, उसने और इसने मिलके ये शेडेड रीजन इंक्रीज कर दी। यानी हम कह सकते हैं अगर हम M1 28 करते हैं और ये लाइन इधर बनने की बजाय इधर बने,
तो सिर्फ रीजन बढ़ जाएगा। अभी भी 4 की 4 कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही है हमारे, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखें, पहले ये पॉइंट था वो स्लाइड करके नीचे आ गया, यानी नीचे आने का मतलब नहीं कम हो गया, इंक्रीज हो गया होगा, क्योंकि ये x1 पहले 3 था, अब वो 3 से इंक्रीज कर गया, तो ये पहले 1.5 थोड़ा सा नीचे आ गया, तो ओवरऑल इसका इफेक्ट ये होगा कि ये प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। जी, यहां तक क्लियर हो गया पॉइंट? बस ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया, ये आज का लेक्चर बड़ी आसानी से कवर कर ले। जी बताइएगा, नो इश्यू? जी सर आ गई समझ। अच्छा, अब जब मैं इसको और स्लाइड ऊपर करूंगा तो शेडेड रीजन और इंक्रीज हो जाएगा, जरा देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, अभी भी ऑप्टिमल पॉइंट वही है। अभी मैं अगले पॉइंट इंक्रीज, अगले पे स्टेप पे जाने से पहले एक और चीज दिखाना चाहूंगा। ऑप्टिमल पॉइंट सी ही है, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हुई है, यानी सोल्यूशन जरूर चेंज हुआ है, यानी x1 की वैल्यू डिफरेंट आ गई 3 से, और x2 की वैल्यू भी चेंज हो गई है, लेकिन पॉइंट जो दिखे कितने कॉर्नर पॉइंट से 1 2 3 4 5 6, और उसमें वही पॉइंट है, सिर्फ पॉइंट स्लाइड की है, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज हो गया, लेकिन कॉर्नर पॉइंट वही है, ये भी नोट रखिएगा। वो जरा चेक कर लेते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। हमें जी का तो पता है, ये जी का स्लोप है, ये मैंने जी, अब मैं पूरी रीजन के अंदर अगर जी को इंक्रीज करूं, वही पॉइंट लास्ट आएगा जो कि टच होगा, और वही आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो इट मींस वो जो कॉर्नर पॉइंट है वो वही है, सिर्फ उसने जगह चेंज की है। फिजिबिलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, सारी कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई कर रही हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज हुआ है, लेकिन पॉइंट वही, कॉर्नर पॉइंट वही है। जी, यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट? बताइएगा। सर एक दफा रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूं, जब हमने ये थोड़ा सा इंक्रीज किया तो आपका शेडेड रीजन इंक्रीज हो गया। यहां तक क्लियर है? यस सर। कोई कंस्ट्रेंट की वायलेशन तो नहीं हुई? नो सर। नो। दूसरा ये भी देखना है, कॉर्नर 6 पॉइंट्स हैं कि अभी भी 6 पॉइंट्स में से वही कॉर्नर पॉइंट हमारा ऑप्टिमल है जो पहले था, बेशक उसकी वैल्यू चेंज हो गई है, वो जगह शिफ्ट कर गया। मैंने ए बी सी डी ई एफ के नाम से उनके पॉइंट के नाम रखे और येलो से इसको मार्क किया हुआ है। तो देखें, अभी भी चेक करना है, जी तो हमें पता है, वो जी को प्लॉट करेंगे, ये जी वही पहले वाली जी हमें पता है, उसका स्लोप ये था, ये जी है 5x1 और 4x2 वाली। तो इसके जरिए जब मैंने इंक्रीज इधर होता है तो मैं स्लाइड करके गया, अभी भी वही पॉइंट सी ही ऑप्टिमल है, ये बताना चाह रहा हूं। क्लियर है जी पॉइंट? सर। जी अच्छा, जी। अब मैंने थोड़ा सा और इंक्रीज करना है, किसको? कंस्ट्रेंट को। ये शेडेड जो है 28 राइट हैंड साइड, अवेलेबिलिटी 28, उसको और इंक्रीज करना है। मैंने और 32 कर दिया, ये 32 भी रफ वैल्यू नहीं है। जब 32 किया, जरा देखिएगा, पहले ये थी, जब ये इधर स्लाइड करेगी तो शेडेड रीजन और इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये लाइन जब इधर जाएगी तो इसका शेडेड रीजन इंक्रीज कर जाएगा, ये देखिए। और सी स्लाइड करके नीचे आ गया, और अभी भी यही, यानी चारों की चारों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही है, और अभी भी सी ही ऑप्टिमल है, गो के उसकी वैल्यूज चेंज हो गई है, ये देखिए। नोट करें, ये वही ऑप्टिमल है, आखिर में वही टच हो रहा है। पॉइंट क्लियर है? जी बताइए। अच्छा, ये कहां तक स्लाइड करे कि आपकी जो कंस्ट्रेंट की सेटिस्फेक्शन है वो मेंटेन रहे? ये पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट। यहां भी वही सिचुएशन है, सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही हैं, और आपका पॉइंट सी स्लाइड करते करते किस पॉइंट पे? बी पे आ गया। बी तो पहले था, अब मैंने उसको जी रख दिया। जी वो पॉइंट है जो कि बी का ही सेकंड नेम है, जहां तक मैक्सिमम ये जा सकता है। मैं अभी करके दिखाऊंगा, जब इससे बाहर जाएंगे तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है कंस्ट्रेंट्स की वो वायलेट कर जाएगी। तो देखें, 36 आपने किया, ये 36 मैंने एग्जैक्ट ली है, 36 ही इसकी मैक्सिमम M1 की रेंज हो सकती है। इस पे सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही हैं, आपका ऑप्टिमल पॉइंट वो भी वही सी ही है, लेकिन जब इससे इंक्रीज करते हैं तो फिर जरा देखिएगा,
जब ये इंक्रीज किया तो ये देखें, ये नेगेटिव रीजन के अंदर ये छोटा सा ब्लॉक नजर आ रहा है आपको? यस सर। अब सारी कंस्ट्रेंट्स, ये कंस्ट्रेंट तो बाहर ही निकल गई, ये इसकी सेटिस्फेक्शन पे क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इट मींस हमने वापस उसको इधर ले आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा जो M1 है ये 24 पहले था, मैक्सिमम हम कहां तक ले जा सकते हैं 36। हमने ग्राफिकल वे में M1 को पैरेलल ऐसे स्लाइड करते हुए चेक कर लिया कि कहां तक वो आपकी तमाम कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। जी बताइएगा, यहां तक समझ आ गई बात? यस सर। इसको मैं जरा जल्दी से बता देता हूं कि आपका C यहां पे था, वो स्लाइड करते हुए G तक आ गया अगर हम इंक्रीज करते हैं। जरा देखिएगा, जल्दी से मैं दिखाता हूं आपको। आपने जी सर, C एक को, आपने C, रिवाइज कर दें जी सर, रिवाइज कर दें, मेरा नेट कनेक्टिविटी इशू हो गया था। मैं रिवाइज ही करने लगा हूं। मैं वही बात कर रहा हूं। ये देखिए मैं रिवाइज करने लगा हूं, यहां से स्टार्ट लिया, जैसे ही आपने इसको इंक्रीज किया, जरा C को देखिएगा, नोट कीजिएगा, इंक्रीज किया C नीचे शिफ्ट कर गया, सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही है। ऑप्टिमल भी यही C ही है, वो भी चेक करके दिखा दिया क्योंकि C को ड्रैग करके। फिर और इंक्रीज किया, शेडेड रीजन और इंक्रीज हुआ, C को नोट करें, ये येलो कलर में है, वो नीचे स्लाइड कर गया। तो C कहां, अभी भी ऑप्टिमल वही है। C को मैक्सिमम कहां तक स्लाइड कर सकते हैं? ये G तक। इससे बाहर लेके जाएंगे कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन आ जाएगी। तो हमें पता चला कि हमारा C यहां से, सॉरी, जो हमारी M1 है वो 24 से 36 तक इंक्रीज कर सकते हैं। बताइएगा, ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अब हमने वहीं पे जहां पे 24 था, तो 24 से नीचे डाउनवर्ड लेके जाके वो इफेक्ट भी नोट करना है। तो हम वापस चले जाएंगे वहीं पे, ये लाइन हमने इधर मार्क कर दी कि यहां तक ये इंक्रीज हो सकता है। वापस हमारी वही ड्राइंग आ गई जो 24 पे, आप देख लें शेडेड रीजन वही है, ये कंस्ट्रेंट आपकी M2 है, ये M1 है। अच्छा, आपने देखा होगा कि हम इसमें सिर्फ दो लाइंस को ले रहे हैं जो M1 और M2 की है, दूसरी लाइंस को क्यों नहीं ले रहे? उसकी रीजन ये है, जो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट होगा, उस ऑप्टिमल पॉइंट को टच करते हुए जो लाइंस जा रही, जो कंस्ट्रेंट्स को टच कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, सिर्फ उन्हीं को ही इस एनालिसिस के अंदर लेके आना है। तो आपको पता है ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट था जब आपने सॉल्व किया था, और इसमें कंस्ट्रेंट M2 पास हो रही है और कंस्ट्रेंट M1, तो दो ही कंस्ट्रेंट इसमें से पास हो रही है, इसलिए हम दो का ही इफेक्ट हम देख रहे हैं। ये भी रीजन पता चल गया। कंस्ट्रेंट्स और भी है, मैंने वही लाइंस ड्रॉ की हैं सॉलिड, बाकी लाइंस को तो मैंने, ये देखिए एक लाइन ये भी थी, वो मैंने नहीं इंक्रीज, वो दोबारा नहीं दिखाई इधर, ये भी लाइन थी, ये भी नहीं शो की, सिर्फ ये दो लाइंस शो की हैं जो उस पॉइंट के, इसका मतलब है वो जो ऑप्टिमल पॉइंट है, उस ऑप्टिमल पॉइंट से जो जो कंस्ट्रेंट्स गुजर रही हैं, सिर्फ उन्हीं लाइंस को जरा लेंथी ड्रॉ कर देना है और उसी के ऊपर ये एनालिसिस करना है। जी पॉइंट क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट काम होगा, हम ये तो देख चुके हैं ये 24 से 36, और ये G पॉइंट है जहां तक मैक्सिमम हम इसको लेके जा सकते हैं, डाउनवर्ड लेके जाती है, यानी 24 से कम करते हैं, ये कम किया तो अगर देखें सॉल्यूशन स्पेस चेंज होगी क्योंकि C ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। ये देखिएगा, जब मैंने इधर की, अभी भी सॉल्यूशन, इस कंस्ट्रेंट का एरिया नीचे है और इसका नीचे है, सिर्फ C चेंज हुआ है, पॉइंट वही है, कॉर्नर पॉइंट, यानी उसने जगह शिफ्ट की है, सारी कंस्ट्रेंट अभी भी सेटिस्फाई कर रही है। ये 21 के ऊपर है, जब हमने 24 से M1 मटेरियल को कम किया, 21 किया, यानी 3 टन डिक्रीज कर दिया, अभी भी फिजिबल है। और ऑप्टिमल भी अभी भी वही C ही ऑप्टिमल है, वो भी चेक कर लिया। और डिक्रीज करके देखेंगे, ये पॉइंट C और D दोनों ओवरलैप कर गए। यहां पर भी आप देखें कि यहां पे भी आपकी सारी की सारी, ये भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करिए, ये भी कोई वायलेशन, ये भी थोड़ी देर में वायलेशन करवा दूंगा। इसका मतलब
20 तक वायलेशन नहीं हुई। जब मैं 20 से नीचे जाऊंगा, अब जरा गौर करें, आपकी सॉल्यूशन स्पेस होती है ये लाइन, और इस लाइन के नीचे ये पोर्शन देखें, ये भी तो सेटिस्फाई होना जरूरी है ना। ये रेक्टेंगल जो है बन रही, क्योंकि इसके डाउनवर्ड और इसके डाउनवर्ड सॉल्यूशन स्पेस, तो वही गैप है जो इधर एक गैप प्रोड्यूस हुआ था। तो वही एरिया से बाहर इस लाइन के नीचे और इस लाइन के नीचे जो सॉल्यूशन बन रहा है ये इग्नोर हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इससे नीचे नहीं लेके जा सकते। यही पॉइंट था जहां मिनिमम हम लेके जा सकते हैं और सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही हैं। जी बताइएगा, ये ऑब्जर्व किया आपने? यस सर। और अभी आपने निकाला क्या है? आपने इस लाइन को स्लाइड करते हुए मैक्सिमम देख लिया, यहां तक स्लाइड कर सकते हैं, सारी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई कर रही हैं। मिनिमम यहां तक कर सकते हैं, मैंने दोनों को ब्लू कर दिया। तो ये लाइन है, ये ब्लू उसकी मैक्सिमम रेंज है, ये उसकी मिनिमम रेंज है। तो गौर करें सी कहां से कहां शिफ्ट हुआ। सी इधर से जब ये था तो सी स्लाइड करते हुए किस पॉइंट तक गया बताइएगा? जी तक। और जब हमने उसको डिक्रीज किया तो सी स्लाइड करते हुए कहां तक गया? डी पॉइंट, डी तक। अब ये वो पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हो ये M136 का पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन यहां पे आकर रुक जाता था ना। तो इस पॉइंट पे आपको जो प्रॉफिट मिल रही है वो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकती थी जितना M1 आप मैक्सिमम इंक्रीज करते हैं। तो ये सी स्लाइड करते हुए मिनिमम जो चेंज आएगी आपके प्रॉफिट में वो इस पॉइंट के ऊपर है, क्योंकि सी ही आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे रहा है और उससे ही प्रॉफिट निकलनी है। तो ये वो जो पॉइंट है जिसमें प्रॉफिट इससे मिनिमम नहीं हो सकती। तो हमने जो चेंज मैंने स्टार्ट पे कहा था यूनिट वर्थ कैसे निकालनी है, ये टॉपिक है यूनिट वर्थ ऑफ रिसोर्स। प्रॉफिट इस तरह से निकालनी है कि आपने जो M1 का मैक्सिमम है उसके ऊपर देखना है प्रॉफिट क्या है, और M1 का जो मिनिमम है उस पर प्रॉफिट देखनी है। उन दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस लेना है, एक ये आ गई, और उसको डिवाइड करना है वो M1 की मैक्सिमम वैल्यू और M2 की मिनिमम वैल्यू। तो देखें मैं अभी आपको दिखाता हूं हम क्या कर रहे हैं। ऑप्टिमम पॉइंट आपका स्लाइड करेगा अलोंग सेगमेंट डीजी। आपके जो एंड पॉइंट्स हैं वो है डी, ये वाला, जहां तक मिनिमम M1 आप लेके जा सकते हैं और मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा। वो है ग्राफ से देख सकते हैं 2-2, और मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है 6-0 जी। ये थोड़ा सा ग्राफ जरा गलत बना हुआ है, ये जी मैंने इतनी स्लाइड्स बनाने के बाद मुझे पता चला ये थोड़ा सा टिल्ट गलत बना हुआ है। तो मैं फिर 97 स्लाइड्स के बाद हिम्मत नहीं थी इसको चेंज करूं, तो मैंने कहा स्टूडेंट्स को उसी तरह ही बता दूंगा। ये लाइन इधर से गुजर रही है, ये 6-0 पे, तो आप जी समझे 6-0 है आपका। तो डी 2-2 और जी 6-0। तो ये दो पॉइंट्स पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आपकी जो फिजिबिलिटी है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। अब हमने यूनिट वर्थ पे आना है। यूनिट वर्थ मैंने अभी कहा था, हम सपोज कर लेते हैं M1 की जो यूनिट वर्थ लेनी है, ये M1 की, इसको Y1 सपोज कर लेंगे, और जब M2 करेंगे बाद में उसको Y2 कह लेंगे। तो M1 अगर हम कह दें ये वेरिएबल है यूनिट वर्थ ऑफ ए रिसोर्स M1, तो मैंने अभी कहा था, शुरू से ये बात कर रहा था कि यूनिट वर्थ कैसे निकालेंगे, चेंज इन Z फ्रॉम D to G। आपको मैंने कहा था मैक्सिमम जितना M1 लेके जा सकते हैं वो G तक था, उस पर प्रॉफिट देखेंगे। मिनिमम कितना हम लेके जा सकते हैं M1, उस पे जो प्रॉफिट है वो है चेंज इन Z फ्रॉम D to G। तो हम G पे प्रॉफिट देखेंगे और D पे प्रॉफिट देखेंगे और उनका डिफरेंस ले लेंगे। तो ये देखें पॉइंट्स तो हमारे पास आ गए। Z 2-2 पे कितना प्रॉफिट है, इसके ऊपर 2-2 पे प्रॉफिट की हमें पता है, ये वाली ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसके ऊपर मैंने x1, ये x1 है 2, ये x2 है, तो इसी के अंदर मैंने ये भी 2 और ये 2 इधर पुट किया, तो Z कितना है 18। मीन अगर हम M1 वो तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं 20 से नीचे नहीं लेके जा सकते, तो 20 तक, 20 के ऊपर हमारा पॉइंट आता है 2-2, तो 20 के ऊपर हम प्रॉफिट देख रहे हैं कितना है। तो पहले प्रॉफिट $21,000 था,
और अब हमारा डी के ऊपर $18,000 निकलेगा। यही चीज हमने जी के ऊपर देखने के, जी के ऊपर प्रॉफिट हमारा क्या आ रहा है। तो जी के ऊपर 6x1 और x2 0 है, तो आपने ये x1 ये x2 ये 6 और इधर 0 पुट किया, ये 30 निकला। तो शुरू से मैंने कहा था हमने M1 की मैक्सिमम पे प्रॉफिट देखना है, M2 M1 की मिनिमम पे प्रॉफिट देखना है और उनकी चेंज लेनी है। तो अब हम उस पॉइंट पे आ गए कि M1 हमारा मैक्सिमम था किस पॉइंट पे, G पे 60, हमने उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट किया, 30 मिला। फिर हमने M1 मिनिमम देखा किस पॉइंट पे, 22 पे मिनिमम है, तो 22 पुट करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखा 18, तो हमें पता चल गया मैक्सिमम प्रॉफिट 30 और मिनिमम इनका डिफरेंस चेंज है ये 30 माइनस 18, और ये चेंज तो हमें पता ही है, चेंज इन M1 फ्रॉम D टू G। तो G पे M1 क्या है 36, ये आप देख रहे हैं ये लाइन, और D पे M1 क्या है 20। तो मैंने कहा था प्रॉफिट की चेंज को अगर मटेरियल की क्वांटिटी की चेंज से डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वर्थ निकल आएगी। तो आपने ये जो चेंज है इस D टू G M1 के ऊपर, मटेरियल M1 की, तो मटेरियल M1 की हम निकालेंगे, वो कैसे निकलेगी, मटेरियल M1 ये है, और वो तो वैसे ही अगर इधर से कैलकुलेट कर ले तो 22 पे मटेरियल M1 की ये कंस्ट्रेंट है, तो इधर 22 पुट करें, आपके पास 20 निकल आएगा। अब 24 नहीं अज्यूम करना, इधर से निकाल दें, 6 0 पे देखने, ये आपके पास 36 आ गया। वो मैंने वैसे भी इधर तो मैंने खुद दिखाया था रफली, तो कैलकुलेट इधर से होगा कि 22 पे इधर पुट कर दे 2 कंस्ट्रेंट M1 की ये है इक्वेशन, 2 पुट करेंगे तो ऐड करेंगे 20, 60 G पॉइंट था, इसी के अंदर 6 और 0 करें तो आपके पास 36। अब आपको पता चला ये 36 और ये, तो यहां आ जाएगा 36 माइनस 20, ये बन जाएगा। ये थी चेंज इन Z, ये थी चेंज इन M1। तो इसका डिफरेंस है 12, इसका डिफरेंस है 16, सिंप्लीफाई किया 3/4, और 3/4 होता है 0.75, और आपको पता है हम इधर 1000 वाली है तो हम उस 1000 के बगैर ये ले रहे हैं, 21 है तो 21 ले रहे हैं, लेकिन है वो 21,000, तो इसी तरह ये आया 0.75। तो 0.75 का मतलब है 1000 से मल्टीप्लाई करें $750। तो यही मैंने आपको कहा था, हमारे पास पिक्चर पता क्या क्लियर हुई है, हमने जब सेंसिटिविटी एनालिसिस किया, M1 रिसोर्स को देखा, उसकी यूनिट वर्थ वो आई है 1 टन M1 की जो वर्थ है, वर्थ प्राइस नहीं, $750। अब आपने अभी ना तो प्रोडक्शन शुरू की हुई है, अभी मॉडल बना है, ना ही आपने मटेरियल खरीदे हैं, आप सिर्फ पेपर के ऊपर है, आपका प्लान है कि बिजनेस शुरू करना है। जब आपका प्लान था आपने मॉडल डिजाइन किया, मॉडल डिजाइन करने के बाद सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद क्या पता चला, X1 एक्सटीरियर पेंट 3 टन, X2 इंटीरियर पेंट 1.5 टन। ये आपको गाइडलाइन मिली कि ये आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, मीन अभी प्रोडक्शन ही शुरू की। मटेरियल की अवेलेबिलिटी आपको 24 और M2 की 6 ये करने के बाद जब आपने सेंसिटिविटी एनालिसिस देखा तो सेंसिटिविटी एनालिसिस ने आपको ये बताया 1 टन M1, अभी हमने M2 को नहीं देखा, M1 को देख, 1 टन M1 आपके लिए आपके प्रॉफिट में कितनी वो चेंज आपको देगा, फ्यूचर टेंस है, देगा 750। तो अभी आपने प्रोडक्शन यूनिट भी नहीं रन किया, चीजें भी नहीं खरीदी, लेकिन पिक्चर, ये मैंने कहा था ना इंटेलेक्चुअल लोगों का काम है सेंसिटिविटी एनालिसिस को देखना। तो देखिए मेरे सामने अभी हमने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, पेपर के ऊपर मेरे पास पिक्चर आ गई कि मेरा ये मॉडल है, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, X1 3, X2 1.5, और M1 की मेरे लिए वर्थ प्रॉफिट के अंदर जो चेंज आएगी वो $750 है। इसका मुझे फायदा क्या होगा, इसका मुझे ये फायदा है, अब M1 मैंने अभी खरीदना है, कहा था 24 टन मुझे अवेलेबल चाहिए डेली, लेकिन अभी मैंने परचेस करना है, तो मुझे पहले ही पता चल गया कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है M1, वो जो मेरे प्रॉफिट में चेंज लेके आ रहा है,
लेके आएगा वो $750 एक टन की। मैंने अभी बात की थी 24 से अगर 25 टन लें तो $750 प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा आपको। अगर एक और टन ऐड, 2 टन ऐड कर दें, 24 अभी है, 26 कर दें, तो 26 पे क्या होगा, 752 टाइम्स $1,500 ऐड हो जाएगा। और अगर मटेरियल इतना कम हो जाए तो उसी हिसाब से कम हो जाएगा। ये तो थी 24 से ज्यादा लें या 24 से कम लें तो प्रॉफिट पे क्या चेंज आएगी। लेकिन अभी 24 ही मैंने खरीदने हैं तो मुझे कितना बड़ा फायदा मिल गया कि वो एक तो एडिशनल 24 से वो खरीदूंगा तो पता चल के 1 टन की वर्थ है। वो सिर्फ एडिशनल के लिए नहीं है, वो तो पूरे मॉडल में M1 की वर्थ मुझे पता चल गई है $750। उसकी कंट्रीब्यूशन का वर्ड लूंगा, उसकी प्रॉफिट के अंदर इतनी कंट्रीब्यूशन है। तो उससे ये होगा मार्केट में जब परचेज करूंगा, उस शॉप वाले को तो नहीं पता कि ये मॉडल कर चुके हैं, ये ऑपरेशन सर्च के एक्सपर्ट हैं, इनके लिए $750 इसकी प्राइस, वो तो अपनी मार्केट के हिसाब से उसको सेल कर रहा है। अगर वो मुझे $600 में दे देगा, मेरे खरीदने से पहले मेरे माइंड में उसकी वर्थ का अंदाजा है। वो जो मुझे दे रहा है वो प्राइस है, मेरे माइंड में जो $750 है 1 टन के, वो वर्थ है मेरे लिए, वो मेरे लिए वर्थ है, उसको तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन वो जो मुझे 600 दे रहा है वो प्राइस है। तो जो वो दे रहा है मुझे वो प्राइस है, जो मेरे माइंड में वर्थ का है, तो मेरे लिए उसकी कितनी प्राइस हो सकती है, मैक्सिमम 750। ये मेरे लिए मैक्सिमम, अगर वो मैक्सिमम मुझे 750 में भी दे देगा मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर वो मुझे 600 में दे देगा मैं तो बहुत खुशी से ले लूंगा, क्योंकि दिल ही दिल में मैं सोचूंगा मेरे लिए ये $750 की वर्थ है, इसकी कंट्रीब्यूशन है। ये मुझे 600 दे रहा है, मुझे तो और फायदा होगा। एक तो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, दूसरा इधर से भी बचत हो रही है। तो ये देखें कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो मुझे मेरे माइंड में है, मेरे माइंड में M1 की, मेरे माइंड में भी प्राइस ही है जिसको मैंने वर्थ कहा। वो जो वर्थ मेरे माइंड में है, वो जो प्राइस है, उसका भी एक नाम है, उसको कहते हैं शैडो प्राइस। यानी मेरे माइंड में भी तो एक प्राइस आ गई है ना कि मेरे लिए M1 इतनी बेनिफिशियल है। पहले मैंने उसको वर्थ कहा था कि मेरे लिए उसकी यूनिट वर्थ ये है, अब मैं उसको प्राइस का ही नाम दूंगा कि मेरे लिए अगर ये मैं खरीदने जाऊं तो इसकी प्राइस 750 तक अगर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब है जो मेरे माइंड में प्राइस है, जिसको वर्थ का नाम दिया, उस वर्थ को हम शैडो प्राइस कहते हैं। उस प्राइस का, एक्चुअल प्राइस का शैडो है। जो वो मुझे सेल कर रहा है वो एक्चुअल प्राइस है, क्योंकि उसको तो नहीं पता शैडो प्राइस का। मेरे माइंड में उसका शैडो है उस प्राइस का। वो मुझे एक्चुअल प्राइस 600 दे रहा है, मेरे माइंड में उसका शैडो है, मेरे लिए बेनिफिशियल है 750। मुझे वो 600 में देगा, बहुत इंजॉय करते हुए ले लूंगा। मुझे वो 750 से जितना नीचे देगा मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम 750, अगर कहीं उसको कहीं से वो रिसोर्स महंगी मिली, वो मुझे 800 की देगा। उसे तो नहीं पता इनके लिए क्या है, उसके लिए 800 है। मेरे बिजनेस में तो मुझे तो उसका कोई फायदा नहीं हुई, तो मुझे नुकसान होगा उसका कि मेरे 1 टन की कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में $750 है और मैं उधर से 800, कोई बेवकूफ ही होगा वो 800 में उसको परचेज करेगा। तो शैडो प्राइस जो यूनिट वर्थ ऑफ ए रिसोर्स है, ये इतनी हेल्पफुल है कि बिजनेस से पहले ही हमने एनालाइज कर लिया है यूजिंग सेंसिटिविटी एनालिसिस। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया, अंडरस्टैंड किया आप लोगों ने? यस सर। जी सर जी। ये अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, और अगर किसी की नेक्स्ट क्लास है तो लीव कर जाए। लेक्चर M2 रिसोर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और M1 आज हमने कर ली है। अभी M2 रिसोर्स बड़ी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि सेम यही है, हमने जो इसका इफेक्ट देखा वो हम M2 का सेम उसी लाइंस पे हम इसको देख लेंगे। जो लीव करना चाहते हैं वो लीव कर जाए, और हम जो आपका मिड है वो नेक्स्ट वीक मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, उसके यानी नेक्स्ट वीक 9th वीक है, तो 10th वीक में हम उसको शायद प्लान कर लें। तो मैं आपको बड़ा टाइमली बता दूंगा
कि उसका कोर्स क्या है, अगर मिड टर्म लेने का प्रोग्राम हुआ तो। अभी तक यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ऑनलाइन मिड टर्म ले, तो अगर कंपल्शन हुई तो मैं फिर 10th वीक में ये मिड टर्म आपका ले लूंगा। अगर कंपल्शन नहीं हुई तो वो बाद में देखा जाएगा। जी, मुझे कितने लोगों को ये समझ आया तो काइंडली हैंड रेज कर दें, मुझे पिक्चर का पता चले कि खामोश लोग उनको भी समझ आ गई। सर एक चीज बता दें। अच्छा खैर मैं अभी बता दूं, अब क्लास तो नहीं आ गई ना? नो सर। ओके, 1 2 3 4 5, अच्छी खासी पिक्चर है। मोर देन, जो हैंड रेज हुए मोर देन 20, वेरी गुड। तो जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया वो वीडियो देख सकते हैं, और फिर अगले लेक्चर में M2 की जब हम बात करेंगे रिवीजन हो जाएगी, तो वो उनके लिए कोई इशू नहीं होगा। और देखें मैंने 97 स्लाइड्स लेके ये ड्रॉ करके आपके लिए एक एफर्ट की, अगर आपको समझ आ गई तो इट मींस ये मेरी 2 डेज की एफर्ट जाया नहीं गई। जी क्वेश्चन करें, क्या नाम है आपका? सर ये जो ग्राफ हम ये खुद बनाएंगे ना? हाँ खुद बनाएंगे। ये हमने, अगर मैंने क्वेश्चन एग्जाम में दूंगा, अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ग्राफ गिवन होना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। एक तो ग्राफ बनाना ही एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो उसके ऊपर सेंसिटिविटी एनालिसिस करवाना ज्यादती है। अगर जी ग्राफ गिवन भी होगा तब भी तो हमें वैल्यूज बार बार चेंज करके ग्राफ दोबारा से बनाना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। आपका गुड नेम? मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा। आपने नेक्स्ट क्लास में यही पॉइंट मुझे बताने, क्योंकि कुछ लोग जा चुके हैं, उनको भी ये आपको मैं अभी बता देता हूँ, वो आपने फिर रिपीट करना है उसामा के, आप मैंने ये पॉइंट हाईलाइट करने, ताकि उन लोग, वो वैसे वीडियो लेक्चर भी देख लेंगे, फिर भी हम डिस्कस करेंगे। ये है, ये जो अभी हमने कैलकुलेशन की, ये आपको बहुत ज्यादा नजर आ रही है, एक्चुअली ऐसा होगा नहीं। क्यों? आपने एक स्केल लेना है, ये मेरे हैंड्स को जरा देखना है, नजर आ रहा है ना, मेरे हाथ नजर आ रहे हैं? जी हाँ, आपने स्केल ऐसे ऊपर उसके स्लाइड कर देना है, उसके ऊपर रख देना है कंस्ट्रेंट M1 के ऊपर। अब आपने कोशिश करनी है पैरेलल कितना उसको आगे लेके जा सकते हैं, और आपको नजर आ रहा होगा सॉल्यूशन स्पेस कितनी बढ़ रही है। तो 5 मिनट्स में आपको G पॉइंट मिल जाएगा ऐसे स्लाइड करते हुए। कोशिश कीजिए टिल्ट ना कीजिएगा, अगर टिल्ट करेगा तो जरा ध्यान से कोई ऐसा मैकेनिज्म बना लीजिएगा स्केल हिले ना। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर नहीं हिलता तो आप ऐसे करते हुए स्केल G पॉइंट पे जैसे ही पहुंचेंगे आप कहेंगे यहां तक तो इशू नहीं, जैसे ही आगे जाता है तो इशू आ जाता है। तो आपको G पॉइंट मिल गया, कितना टाइम लगा? 5 मिनट से भी कम। क्लियर है पॉइंट? जी। ये मुझे जो मैंने लिखा था ना 28 फिर 36 फिर 40, आपको करने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए था। इसी तरह जब डाउन लेके जाते हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं कि 21 पे क्या होगा, कहाँ, आपने उसको उसी लाइन को जो पहले ओरिजिनल सॉल्यूशन में उसको नीचे ऐसे स्लाइड करना है पैरेलल, देखेंगे कहां तक फिजिबल है, और आपको D पॉइंट मिल जाएगा। बताइए जी सर। कितना टाइम जी लगेगा, कितना सर, टाइम आप लगेगा? सर आपके कहने का मतलब है कि हमने सिर्फ स्केल को पैरेलल मूव करना है और पॉइंट्स निकालने हैं बस? हाँ, आपने गुड, आपने D और G देखना है, राइट? जी सर। D और G मिल गया तो आपका तो फॉर्मूला आपके सामने है, ये देखिए, जी, ये जरा देखिए, चेंज इन प्रॉफिट ऑन जी और ये तो जब आपको D मिल गया, G मिल गया, इसके ऊपर आपने D पे भी Z देखा, G पे भी Z देखा, वो चेंज का डिफरेंस इधर आ गया, और M1 भी उसी D और G 2 पॉइंट्स ही होंगे, वो M1 वाली जो कंस्ट्रेंट है उसमें पुट करके निकालने। तो 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स तक ये जब आ गए तो बाकी कैलकुलेशन ये की, आपने डिफरेंस लिया, ये देखें डिफरेंस, ये आपके M1 Y1 निकल आई। इसी तरह सेम आप इसके लिए ऊपर स्लाइड करेंगे, M2 की बात कर रहा हूं, नीचे स्लाइड करेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे, उनके ऊपर चेंज, और आपको Y2 मिल जाएगी जो यूनिट वर्थ है सर M2 की। जी अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें जो जी की जो है कंस्ट्रेंट वो भी ड्रॉ होगी? हाँ, Z भी आपको चले,
मैं ये कहता हूँ कि जी भी दे देते हैं, क्योंकि असल में मेरा ऑब्जेक्टिव इसमें ये होना चाहिए, मैं कलर स्कीम के साथ दे दूंगा, मेरा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ये डेटा आपके पास गिवन है, कॉन्सेप्ट आपको आता है या नहीं आता। तो आपको सी जब आपको ऑलरेडी प्लॉट करनी आती है तो दोबारा प्लॉट करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी सर। तो मेरे ख्याल में ये 10 मिनट्स में ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे और 10 मिनट्स में आगे 20 मिनट्स के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो